वर्तमान में मैं उपस्थित हूँ राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर, जहाँ आप देख सकते हैं कि अनेक प्रकार के अनेक उद्देश्यों को लेकर धरने यहाँ चलते रहते हैं। और वैसे यह स्थान गुलजार रहता है भांति भांति के भारतीय लोगों से, और एक प्रकार से कहें तो भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जो सभी प्रांतों का, सभी राज्यों का, सभी क्षेत्रवासियों का, सभी भाषाभाषियों का और उनकी मांगों का कहाँ उन्हें रखनी होती है, किसको वो एड्रेस करते हैं। इसी विषय में हम चलते चलाते हमारा जो विशेष प्रोग्राम है पहल टाइम्स के दर्शकों के लिए हम करते हैं, और अनेक प्रकार के अनेक भाषाविद, अनेक मत और विचार के लोगों से उनके मंतव्य पूछते हैं, जिसमें अभी मैं जंतर मंतर पे हूँ और यहाँ कुछ लोगों से आपको कोशिश करता हूँ कि वो आपसे रूबरू हूँ। आपका क्या नाम है, बताएंगे? जी, मैं बिहार से विद्यासागर सिंह हूँ। तो दिल्ली आप कितना समय लगाते हैं, या दिल्ली आते हैं, या जहाँ आज जगह पर हैं इसके बारे में आप जानते हैं? ये जगह कौन सी है? इसे तो जंतर मंतर कहा जाता है, और मेरा सौभाग्य है कि पिछले करीब 14 वर्षों से हम यहाँ जब दिल्ली आता हूँ तो ज़रूर आ जाता हूँ। लंबा समय है आपने यहाँ आकर जाकर देखा है। जी। तो इस जगह के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? आपके दिमाग में पहली बार अगर कोई कहे कि जंतर मंतर, तो क्या बात आती है आपके दिमाग में? ऐसे तो 14 वर्ष पिछले वर्षों में जब आते थे तो ये आंदोलन के नाम से जगह प्रसिद्ध था दिल्ली में, कि जिनकी जो समस्याएं इस देश में होती थी, अपने समस्या के समाधान के लिए आंदोलन के भाव से वो यहाँ आते थे और अपनी बात को रखते थे, सरकार तक पहुँचाने का काम करते थे। सरकार यानी कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, मतलब यह जगह केंद्र सरकार को सुनाने वाला कान समझते हैं क्या लोग? एक ऐसा कान जहाँ पर बात कही जाए वो सुने। प्रश्न बड़ा अजीब सा लगता है सुनने के बाद, लेकिन एक माध्यम जो होती थी, जंतर मंतर को जो चिन्हित किया गया था इस जगह को, वो इसी उद्देश्य से पिछली सरकार ने चिन्हित किया था, और लोग ऐसा ही सोचकर यहाँ आते भी थे। कालखंड में सब कुछ बदला, बदलते हुए दिन को भी मैंने देखा, अनुभव किया, या आंदोलनकारी तो नहीं के बराबर ही आते हैं। ऐसे बुद्धिजीवियों का जमावड़ा यहाँ होता था। वैसे मैं आपको रोक रहा हूँ और टोक रहा हूँ, आपने अपना नाम बताया विद्यासागर सिंह जी। तो बाय प्रोफेशनल आप क्या करते हैं? मैं बिहार से जब आया था तो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, चूँकि जब वहाँ की शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा गई थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाए थे, और संजोगवश बच्चों ने बहुत मेहनत की, अपनी अपनी जगह पर अपनी नौकरी में चले गए। इसके बाद उनसे मिलने जुलने के ख्याल से मैं यहाँ आता हूँ। तो प्रश्न क्या था कि आप बाय प्रोफेशन क्या करते थे? तो बाय प्रोफेशन हम जो थे गांव में किसानी भी करते थे और समाज सेवा भी करते थे। स्वाध्याय से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव रहा, बहुत विषयों का गहन अध्ययन मैंने किया है अपने जीवन में। उसमें राजनीति आपका विषय आता है कि नहीं? जी हाँ, राजनीति शास्त्र भी उस विषयों में है। शुरुआत तो हमारी विज्ञान से हुई थी, फिर शास्त्रीय संगीत से, फिर 4 वेद, 27 उपनिषद, 18 पुराण, तमाम विषयों का, साहित्यों का अध्ययन किया। देश विदेश के सारे लेखक कवियों को भी मैंने पढ़ने का काम किया, और राजनीति भी मेरे जीवन से जुड़ता चला गया। इस जगह पे राजनीति होती है या राजनीति दिखती है, ऐसा कुछ महसूस करते हैं आप? जी हाँ, राजनीति को समझने वाले और जो राष्ट्रवाद और समाजवाद की बात होती है, ऐसे लोग कम हैं, लेकिन हैं। इस जंतर मंतर पर वैसे लोगों से, बच्चों से, बुजुर्गों से हमारी मुलाकात कई दफ़े हुई है। तो आज की राजनीति और 14 वर्ष पूर्व जब आप दिल्ली में प्रवेश किए और आपने दिल्ली और जंतर मंतर को देखा, तो कितना बदलाव महसूस करते हैं? अगुवाई कर रहे थे और उसके बावजूद
बदलाव तो बहुत कम हुआ। उम्मीद आंदोलन हमने देखा था जिस समय मेरी अवस्था बहुत कम थी। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन मैंने बिहार में देखा था। उस समय तो दिल्ली हम नहीं आ पाए थे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में, लेकिन अन्ना आंदोलन को मैंने देखा था। तो एक लगा था, भाव ऐसा जगा था कि भाई आंदोलन के द्वारा देश में फिर कुछ परिवर्तन होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अन्ना के नाम पर जो आए उस सत्ता में अभी जो हश्र है आज के तारीख में, वो जो देखता हूँ कि केजरीवाल का हश्र क्या हुआ, मनीष सिसोदिया क्या हुआ, ये तो सर्वविदित हो गई। यानी चोर चोर मौसेरे भाई, अली बाबा इन 40 चोर की कहानी सार्थक हो गई। आंदोलन के नाम पर तो अब लोगों को सोचना पड़ेगा ये आंदोलन कैसे की जाए। आंदोलन के नाम पे मतलब क्या है? आंदोलन के नाम को इन लोगों ने प्रभावित किया, खराब किया या अच्छा किया? जी नहीं, आंदोलन तो इन लोगों ने बदनाम किया। अगर कोई व्यक्ति फिर से आंदोलन करेगा तो उनको शक की नज़र से देखा जाएगा। बिल्कुल शक की नज़र से प्रश्न तो उठाया ही जाएगा कि कहीं फिर तुम तो अन्ना के आंदोलन के जैसा, केजरीवाल के जैसा अपने सत्ता सुख के लिए तो नहीं आंदोलन कर रहे हो। तो ये तो अभी मनीष सिसोदिया अंदर गए या आंदोलन के कुछ लोग अंदर गए, केजरीवाल जी तो नहीं गए। अभी उनसे इतना बड़ा सवाल क्यों? वो तो अभी सत्ता पे काबिज है, 2 राज्यों में सत्ता चल रही है उनकी। अब तो ये प्रजातंत्र में अदालत में जनता का निर्णय होता है, सिरोधार सर आंख पर चढ़ाया जाता है। वो अलग एक विषय है कि सही बात की जानकारी तमाम जनता को नहीं हो पाती है, उसका कारण जो हो, और सब लोग समझते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग समझते हैं। अगर मैं इसका मतलब अर्थ जो मैं समझा वो कहूँ तो क्या जनता को प्रशासन की और सत्ता किस प्रकार चलती है वो जानकारियाँ कम है? जी हाँ, जनता को जरूर कम है। जनता को दिग्भ्रमित करने का काम ये लोग सत्ताधारी लोग ज्यादा करते हैं। कोई भी सत्ताधारी, केंद्र की सत्ता भी वही करती है। भाजपा से भी बहुत उम्मीद की गई थी। भाजपा लगा था कि भाई चलो भाई, अगर कांग्रेस गलती कर रहे हैं तो भाजपा वाले कुछ सही कार्य करेंगे, लेकिन ये भी ढाक के 3 पाती समझ में आ रही है। भाजपा के 2 कार्यकाल यानी दूसरा कार्यकाल चल रहा है। जी हाँ, उसमें आपको ऐसा क्या लगा जो हुआ है भाजपा को छोड़ दीजिए, जो पहले नहीं हुआ और हुआ है जी, ऐसा जो आपने पहले होते हुए नहीं देखा जी, अभी हुआ जी, वो क्या है? पिछले शासन में जो सबसे बड़ी बात दो चीज जो समझ में आती थी कि उस समय के शुरुआत की जो बात थी, जिसको देखने का मौका कम मिला, पढ़ने का ज़्यादा मिला। लेकिन उस समय कांग्रेस से मैं भी कांग्रेस की सदस्यता को स्वीकार किया था। उस समय अवस्था हमारी कम थी, युवावस्था थी, तो उस समय जो है कांग्रेस के नेताओं में भी कुछ ईमानदारियां थी, कुछ राष्ट्रभक्ति की बात वो लोग करते थे। एक अलग बात है कि शिखर पर जो लोग बैठे हुए थे उनको वैसे लोग पसंद नहीं आते थे। आज भी वही हालात है कमोबेश। अगर नरेंद्र मोदी बहुत ईमानदार हैं तो हैं, मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री है, मेरे प्रधानमंत्री है, मैं आलोचना नहीं समालोचना करना चाहता हूं कि ईमानदारी तो है, ईमानदारी पर उंगली नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन एक बात इनमें बहुत कमी है, ये झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं। किस प्रकार का झूठ? राजनीतिक झूठ या प्रशासनिक झूठ? जी नहीं, जनता के साथ झूठ, जो देश हित में कभी अच्छी बात नहीं है। ये इस बात से प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो स्वतः अगर इस पर चिंतन करेंगे तो उनको खुद समझ में आ जाएगी कि मैं कहाँ झूठ बोला हूँ। आप 2 सबसे बड़े झूठ बताइए, एक कार्यकाल का, एक और दूसरे कार्यकाल का, 2 जो आप पकड़ पाए हो। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 चीज मनुष्य को जरूर करनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये सबको समान रूप से सुविधाएं मिलनी चाहिए। 2 बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। आप कितने मंत्रालय चला रहे हो, कितने मंत्री बना रहे हो, या कोई देश के लिए विषय नहीं है। देश का सबसे अच्छा विषय है कि आप 2 चीज को समान भाव से अगर ये व्यवस्था कर पाते तो मैं मानता कि इनकी बहुत बड़ी ये उपलब्धि होती। लेकिन इनकी भी नज़र वहाँ तक नहीं गई। ये भी वही काम कर रहे हैं जो पिछली सरकार कांग्रेस करती थी। नहीं, उसमें वो झूठ परिलक्षित नहीं हो रहा है। जब ये झूठ बोलते हैं तो कोई एक ऐसा वाक्य जो उन्होंने झूठ कहा और साबित हुआ? बहुत बात उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वो नहीं दे पाए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि महंगाई कांग्रेस में बहुत बढ़ रही है,
इन्होंने भी महंगाई को बढ़ाया। इन्होंने कहा हम किसान के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। अब ये अगर भेजते भी हैं तो धरती पर मैं भी किसान का बेटा हूँ। आज तक मैंने 1 रुपये का भी लाभ केंद्र सरकार का नहीं पाया और जरूरत भी नहीं समझता हूँ। जो कर्मवीर पुरुष होते हैं देश में, उनको सरकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझता हूँ कि बैंक का कर्ज होना चाहिए, अनुदान मिलनी चाहिए। ये सब अच्छी बात नहीं है। कर्म करने का मौका देना चाहिए। मदद आप करें जो मदद के योग्य हों। मदद के नाम पर भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए। फिर अपन घूम के आते हैं कि इस जगह के बारे में जो छवियां बनती है लोगों के दिमाग में, जी, धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, जी, तो यहाँ आप सक्रिय तौर पे किसी धरने में शामिल रहे हैं कभी? भाषा आंदोलन का एक बार अवसर मिला था कुछ यहाँ के मित्रों के द्वारा, और दूसरा हमने देखा था कि आप जो पूछ रहे हैं, आपकी उम्र भी उस समय बहुत कम थी, गौरक्षा आंदोलन। तो 2 आंदोलन मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और मैंने अपना वक्त भी दिया। हमारी मानसिकता से मिलता जुलता दोनों आंदोलन था। गौरक्षा आंदोलन भी, उसमें एक परिहार जी आप भी थे और एक में चौहान साहब थे, 2 मित्र थे। ये दोनों जो आंदोलन है आज अपनी पूर्णाहुति की तरफ हैं कि सरकार उनको अभी नेगलेक्ट कर दी है, पीछे छोड़ दी है, यह आंदोलन फिर चलाए जाने की जरूरत है, क्या कहा जाए? नहीं, ये आंदोलन तो बहुत दिन चली। आप दोनों साथी ने सरकार को बहुत दिन तक मौका दिया, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रहेगा। यद्यपि देश हित के लिए ये दोनों आंदोलन बहुत अच्छी आंदोलन थी। अगर धरती माता की आप सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा जरूरी है, गौ की रक्षा जरूरी है, गौ के लिए व्यवस्था जरूरी है। आप गौ माता के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? जो गौ माता भूसा खाती है, घास खाती है, गौचर भूमि अतिक्रमण में जा रहा है, गौ चरने का जगह नहीं है जी, गौ माता कटवाई जाती है। गौ माता के लिए कोई सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे राज्य में जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ तो चारा की चोरी हुई, चारा घोटाला हुआ। माननीय लालू यादव जी अभी तक के उसकी सजाप्ता, गाय का चारा भी कोई राजनीतिक खा गया। हमने तो प्रमाण देखा, मैंने तो प्रमाण देखा। अब समझ में बात नहीं आती है कि ये लोग क्या करते हैं। कुछ लोग गाय को खाए जा रहे हैं, कुछ गाय का चारा खाए जा रहे हैं जी। यही हालात है राजनीतिज्ञों का, व्यवस्था खाए जा रहे हैं जी। राजनीतिज्ञों का यही हालात है कि ये किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी ने भी तो कहा था कि गोरक्षक गुंडे होते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो उनको वापस ले लेनी चाहिए। उनसे ये उम्मीद नहीं करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर मैं उनके बारे में मैं भी कुछ इस तरह की असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा मालिक होता है। एक प्रधानमंत्री हो या महामहिम राष्ट्रपति हो, पीएम हो, सीएम हो या डीएम हो, वो अगर प्रजातंत्र वाकई है, अगर हम वाकई आपका मालिक हैं तो आप हमारे सेवक हैं, आप कहते भी हैं, तो चौकीदारी अच्छी से होनी चाहिए, रहबरी और रहनुमाई अच्छी से होनी चाहिए। अगर आप मालिक किस रूप में आप मुझे मानते हैं वो दिखना चाहिए, कथनी और करनी में सामंजस्य होनी चाहिए। गोरक्षक गुंडे जो कहा मोदी जी ने, उनको क्षमा मांगनी चाहिए। गोरक्षक बिल्कुल मांगनी चाहिए। गौ से बढ़ करके तो वो हो ही नहीं सकते हैं। आज तक उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने, विद्वानों ने गौ को माता कहा, राष्ट्र को माता कहा। यत नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, यहाँ सम्मान दिया गया और ये उनका अपमान हो जाएगा। मोदी जी ने जिस वाक्य में कहा कि गोरक्षक गुंडे होते हैं जी, उन लोगों ने अभी तक उनको माफ ही करके रखा है जी, नाराजगी व्यक्त नहीं करी जी, और मोदी जी को ऐसा मौका नहीं मिला कि वो माफी मांग सके जी, या माफी मांगने पे उनको जी दूर किया जा सके या सतेजक किया जा जी। तो किस व्यक्ति को आप मानते हैं कि वो व्यक्ति कहे मोदी जी को जी, कौन से प्लेटफॉर्म से कहा जाए कि मोदी जी माफी मांगे? मैं तो कहूँगा कि आपके माध्यम से भी वहाँ तक सूचना उनको मिलनी चाहिए। धरती माता की सबसे बड़ी जो चीज है मृत संजीवनी जिसको बोला जाता है, वो गौ माता का गोबर और उनका मूत्र है।
और वो पंचगव्य माना जाता है, यह एक अलग विषय हो जाएगा। इस विषय पर कभी दूसरे दिन बात किया जाए। माफी मांगने तक जी, बात करेंगे, उन्होंने जी, माफी नहीं मांगी है जी। तो भारत में कौन उनको कह सकता नहीं नहीं, वो माफी सबसे बड़ी माफी हो जाएगी कि गौ माता के लिए वो करते क्या है, जो शेष काल उनका बचा हुआ है वो दिखना चाहिए लोगों को कि गौ माता के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कार्य किया गया। राष्ट्र के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप कितना बोलते क्या है, हर साल आपकी बजट बनती है, योजनाएं पास होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था भी आपका बहुत सच्चाई जो है उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। अर्थव्यवस्था आपकी सही नहीं है, अर्थव्यवस्था पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा और इसका जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इस बात की जिम्मेदारी भागना उचित नहीं है, भागने का मौका आपको नहीं मिलना चाहिए। वह दिन उतना दिन में कुछ सुधार करें। यानी अभी भी लगता है कि मोदी जी के पास जो समय है उसमें वो अपने बाकी कार्यों को सही कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 1 वर्ष काफी है। इनको तो 2 पंचवर्षीय 10 वर्ष का अवसर प्राप्त हुआ, ये तो फिर उंगली उठ जाएगी और इतिहास माफ नहीं करता है। ये जो सोचेंगे कि इनके कार्यकाल का सही मूल्यांकन नहीं होगा और इतिहासकार इनको माफ कर देंगे, ये इनकी भूल होगी।